हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लाए हैं हिंदी का एक और लेक्चर। इससे पहले हम एक वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने हिंदी का पूरा सिलेबस नोट कराया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और साथ ही साथ हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कुछ पॉइंट्स देखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। जो हमारा हिंदी साहित्य है उसे विभिन्न विद्वानों ने उसको विभिन्न कालों में बांटा है और उसका नामकरण किया है। तो बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग नामकरण किया है, अलग अलग काल विभाजन किया है। तो जो आज हम यहाँ लेकर चलेंगे वो चलेंगे हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, पहला क्वेश्चन तो इससे यही बनता है कि रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य है उसके काल को कितने भागों में बांटा है। तो बांटा है 4 भागों में। ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है हिंदी साहित्य के इतिहास को। पहला देखें हम तो पहला है वीरगाथा काल। इसे आदिकाल भी कहते हैं। और आदिकाल किसके अकॉर्डिंग है? तो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, हम आगे चलकर देखेंगे अभी। और इन्होंने साथ ही साथ इसका टाइम ड्यूरेशन भी बताया है कि कितने टाइम से कितने टाइम तक कौन सा काल रहा है। तो जो वीरगाथा काल है इन्होंने बताया है रहा है 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक। ध्यान रखिएगा, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने जो अपना काल विभाजन किया है वो ईस्वी में नहीं किया है, विक्रमी संवत में किया है। अगर क्वेश्चन ईस्वी से बनता है तो सीधा सा तरीका है, आप ये जो विक्रमी संवत दी हुई है इसमें से 57 माइनस कर दीजिए, ईस्वी निकल कर आ जाएगी। अभी आप विक्रमी संवत में ही याद करिए। अगर आपको एग्जाम में ईस्वी में दिखता है तो आप 57 माइनस करके निकाल सकते हैं। बात करें अगर हम दूसरे काल की तो वो है भक्ति काल। भक्ति काल का इन्होंने टाइम ड्यूरेशन बताया है 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक। उसके बाद है रीतिकाल। रीतिकाल का जो टाइम है वो है 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक। और गद्यकाल, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल कहा है, वो है 1900 विक्रमी संवत से अब तक। तो अगर हम देखें वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है तो ये गद्यकाल चल रहा है। अब इसके साथ ही देखेंगे हम आदिकाल के कुछ नामकरण। अगर आप पिछली बार का सुपर टेट का पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पर एक क्वेश्चन बना है कि किसने वीरगाथा काल को या आदिकाल को बीजकपन काल कहा है। तो हम सारे हैं, ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं, हम उन सबको देखेंगे। ये जो टॉपिक है आज का, ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए 1 नंबर कवर करता है। तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अपने साथ साथ नोट करके चलिएगा। तो जो सबसे पहले हम देखेंगे वो देखेंगे चारण काल। अब अगर हम बात करें चारण काल किसने कहा है वीरगाथा काल को, तो ये कहा है जॉर्ज गियर्सन ने। जॉर्ज गियर्सन के बारे में हमने कल की वीडियो में देखा था। इन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा था। और अगर वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो वास्तविक अर्थों में इन्होंने पहला इतिहास लिखा था। ये अंग्रेज के विद्वान थे। और जो बात करें पहला इतिहास किसने लिखा था, तो वो लिखा था फ्रांस के एक विद्वान थे, गारसादा तासी, उन्होंने लिखा था। अभी चारण काल क्या है तो हम ये भी देखेंगे। चारण का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि पहले टाइम में जो कविताएं लिखी जाती थी वो ज़्यादातर राज या जो राजा महाराजा होते थे उनके दरबार में कवि रहते थे, तो वो लोग लिखते थे। तो वो हमेशा जो क्या करते थे, वीर रस प्रधान कविताएं लिखते थे। जो राजा महाराजा होते थे उनके बारे में उनकी वीरता के बारे में वर्णन करते थे। तो ऐसे कवियों को क्या कहा जाता था? ऐसे कवियों को कहा जाता था चारण। और उन्हीं के नाम पर जॉर्ज गियर्सन ने इस काल को चारण काल का नाम दिया। ध्यान रखिएगा, चारण उन कवियों को कहा जाता था जो राजा महाराजाओं की वीरता का वर्णन करते थे, और उन्हीं के नाम पर जॉर्ज गियर्सन ने इसे चारण काल नाम दिया। दूसरा है आरंभिक काल। आरंभिक काल किसने बोला है? तो ये बोला है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु से एक क्वेश्चन और आता है। हमने कल की वीडियो में भी बताया था कि मिश्र बंधु में कौन कौन आता है या कौन कौन नहीं आता है। तो सीधे से 3 वर्ड्स हैं, याद रखिएगा, श्याम, सुख, गणेश। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों मिश्र बंधुओं में आते हैं। इन्होंने कहा इस काल से ही हिंदी साहित्य का जो था इतिहास शुरू हुआ है, इसलिए इन्होंने इसी को आरंभिक काल नाम दे दिया। अगला है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, हम ऊपर भी देख चुके हैं। तो जो वीरगाथा काल था, इन्होंने कहा, जो जैसे इन्होंने जॉर्ज गियर्सन ने जिस बेस पर किया है इसी बेस पर रामचंद्र शुक्ल ने किया है। क्योंकि वीर रस की प्रधानता थी, जो कवि थे वो राजा महाराजा की वीरताओं का वर्णन करते थे, तो इसी के आधार पर उन्होंने वीरगाथा काल दिया। चारण काल और वीरगाथा काल में बस इतना अंतर है कि अगर हम कवि के बेस पर
विभाजन करते हैं तो उसे चारण काल कहेंगे, और अगर हम कविता को लेकर करते हैं तो उसे वीरगाथा काल कह देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। अगला है आदिकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा है। इन्होंने कहा कि आज जो भी हिंदी कविता चली आ रही है, जो भी साहित्य है, तो उसका जो बेस है, नींव है, वो उसी काल से मिली है। वो ये जो आज की कविता है, इसके स्रोत जो थे वो आदिकाल से ही मिले थे, इसलिए उन्होंने इसे आदिकाल नाम दिया, क्योंकि इसका आरंभ वहीं से हुआ है, इसलिए इन्होंने क्या कह दिया इसको, आदिकाल। अगला है सिद्ध सामंत काल। तो इसको, ये जो सिद्ध सामंत काल है, ये नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो पहली बार दोहरा नामकरण किया था वो किसने किया था, तो वो किया था राहुल सांकृत्यायन ने। इन्होंने क्या किया था, दो बेस पर किया था, एक किया था भक्ति के बेस पर और एक किया था कवियों के बेस पर। उस टाइम आपने सुना होगा कि तीन तरीके की प्रथाएं थी, सिद्ध, नाथ और जैन। तो इन्होंने सिद्धों को लेकर इसका नामकरण किया और सामंत को, तो इन्होंने क्या नाम रख दिया, सिद्ध सामंत काल। अगला है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल नाम दिया गणपति चंद्रगुप्त ने। फिर है वीरकाल। वीरकाल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं वीरगाथा काल और वीरकाल में। जल्दबाजी में कुछ लोग वीरकाल को रामचंद्र शुक्ल लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है वीरगाथा काल और इनके अकॉर्डिंग है वीरकाल। अगला है अपभ्रंश काल। तो इसका जो नाम दिया है वो दिया धीरेन्द्र वर्मा ने। धीरेन्द्र वर्मा के बारे में एक बात और याद रखिएगा, इन्हें भाषा वैज्ञानिक भी कहा जाता है, इसलिए इन्होंने अपभ्रंश भाषा के नाम पर ही उस काल का नाम दे दिया, क्योंकि उस टाइम जो था अपभ्रंश भाषा को अधिक मान्यता दी जाती थी। अब अगला है हमारा भक्ति काल का नामकरण। तो अगर हम देखें माध्यमिक काल, तो ये नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु जो थे, इन्होंने भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा है, और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा है। आपने देखा जो ये थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने वीरगाथा काल को आदिकाल दे दिया और गद्य काल को आधुनिक काल। बीच में बचे दो, तो इन्होंने एक को कर दिया पूर्व मध्यकाल, एक को कर दिया मध्यकाल। अगला है रीतिकाल। हमने पहले भी बताया है कि आदिकाल और रीतिकाल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन दोनों को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिश्र बंधुओं ने इसे कहा है अलंकृत काल। जो उस टाइम की कविता थी वो वीर रस से हटकर श्रृंगार रस प्रधान हो गई थी, मतलब एकदम सजा धजा के अपनी कविता को प्रस्तुत करते थे कवि, इसलिए उन्होंने इसे अलंकृत काल का नाम दे दिया। सॉरी, यहाँ पर रीतिकाल है, मिसप्रिंट हो गया है, तीती लिख गया है, तो यहाँ पर रीतिकाल है। रीतिकाल नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। अगर हम बात करें रीति क्या होती है, तो रीति का मतलब होता है किसी के लक्षण और कारण को स्पष्ट करना, लक्षण और उदाहरण देना। तो ये रीति में आता है। उस टाइम यही होता था, जैसे मान लीजिए आपने कोई छंद दे दी, उसमें बोल दिया एक छंद है, इसमें 4 चरण है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे चौपाई। तो इस तरीके के जो होता है, फिर इसका एक उदाहरण दे दिया। तो लक्षण और उदाहरण के साथ प्रस्तुत की जाती थी उस टाइम कविताएं, तो इन्होंने इसे रीतिकाल का नाम दे दिया। यहाँ पर श्रृंगार काल है, विश्वनाथ प्रसाद ने इसे श्रृंगार काल का नाम दिया, और गणेश चंद्रगुप्त ने इसे अपकर्ष काल का नाम दिया। इन्होंने बहुत अच्छा नामकरण किया था, क्योंकि उस टाइम क्या होता था, सिर्फ अपनी कविताओं को अलंकृत, श्रृंगारित, यही सब किया जाता था, जबकि कविता का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए समाज को संदेश देना। तो उस टाइम इस तरीके का कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने इस काल को अपकर्ष काल का नाम दे दिया, जो साहित्य का अपकर्ष काल। अगला है कलाकाल। तो जो रमा शंकर शुक्ल रसाल थे, इन्होंने इस काल को कलाकाल का नाम दिया। अब बात आती है आधुनिक काल के नामकरण की। तो मिश्र बंधुओं ने इसे वर्तमान काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्यकाल कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आधुनिक काल कहा है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, इससे रिलेट करके हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने सारे काल के नामकरण को देखा है, अब हम एक एक करके एक एक काल को लेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी कवि हैं, उन सबको क्लियर करके चलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी डेली की क्लासेस की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। हम हिंदी के साथ साथ 1-2 सब्जेक्ट्स की और क्लासेस स्टार्ट करेंगे, पहले हिंदी में थोड़ा आगे बढ़ जाएं, और आप डेली करंट अफेयर्स के लिए भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।